नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कॉमनवेल्थ की कमान भारत के हाथ, अहमदाबाद पर दुनिया की नजर। 2030 गेम्स का हुआ काउंटडाउन शुरू। नितिन गडकरी के खिलाफ फेक कंटेंट पर वार, डीप फेक वीडियो हटाने का कोर्ट का आदेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फटकार। पीएम मोदी के वीडियो पर घिरा मेटा, मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन का अल्टीमेटम, माफी नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी तय। परसिमन बिल पर सियासी हलचल, विशेष सत्र की तैयारी तेज। किरण रिजिजू की अहम बैठक। बच्चों की थाली में बड़ी लापरवाही, पानी जैसी सब्जी जली रोटी पर हुआ बवाल, वीडियो हुआ वायरल। अहमदाबाद ने आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल ली है। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की मौजूदगी में आधिकारिक ध्वज ग्रहण किया। हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात विश्व स्तरीय खेल आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य सिर्फ सफल आयोजन करना नहीं बल्कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करना भी है। ग्लासगो दौरे के दौरान गुजरात सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने सुरक्षा, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और आयोजन व्यवस्था का अध्ययन भी किया ताकि इन अनुभवों का उपयोग अहमदाबाद में किया जा सके। साथ ही अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर के जरिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को गुजरात की आधुनिक खेल सुविधाओं से भी परिचित कराया गया। गौरतलब है कि ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था। अब 2030 में मेजबान के रूप में भारत की नजर शानदार आयोजनों के साथ साथ पदक तालिका में नंबर 1 बनने पर है। अहमदाबाद में 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। मोदी जी के फिट इंडिया के विजन को हम आगे बढ़ाएंगे। फिट इंडिया के साथ साथ मोदी जी ने जिस प्रकार से नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मेरे राज्य के सभी युवा साथियों को साथ में लेके नशा मुक्त अभियान को नीचे तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कार्य और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाएंगे, फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा के देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स सेक्टर में मिले, उसके लिए गुजरात सरकार काम कर रही है। भारत सरकार के पूरे मार्गदर्शन में हम ये काम को आगे बढ़ाते हैं। अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन में एक नया बेंचमार्क सेट करेगा। ये गेम भव्यता, खिलाड़ियों की व्यवस्थाओं के साथ करेगा। ये गेम खिलाड़ी सबसे अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए उस प्रकार का होगा। खासतौर पे आप सभी उसके साक्षी हैं। पिछले 2 साल में अहमदाबाद में एशियन गेम्स की बात हो, एशियन चैंपियनशिप की बात हो, कॉमनवेल्थ डिफरेंट चैंपियनशिप की बात हो या इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात हो, अहमदाबाद ने एक बेस्ट होस्ट के तौर पे अहमदाबाद आगे बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इथेनॉल नीति से जुड़े उनके खिलाफ कथित अपमानजनक, भ्रामक और फर्जी सोशल मीडिया कंटेंट को हटाने का आदेश दे दिया है। गडकरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर एआई और डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसे वीडियो और पोस्ट प्रसारित किए गए हैं जिनमें उन्हें और उनके परिवार को सरकार की E20 इथेनॉल नीति से आर्थिक लाभ मिलने से भी जोड़ा गया है। उन्होंने इन दावों को पूरी तरह झूठा और मानहानिकारक बताया था। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के वकीलों को फटकार लगाते हुए आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के भी निर्देश दिए। अदालत ने गडकरी को मेटा, एक्स, गूगल और अन्य अज्ञात कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की भी अनुमति दे दी है। याचिका में गडकरी ने स्पष्ट किया कि एथेनॉल ब्लेडिंग कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकार के क्षेत्र में आता है, न कि सड़क परिवहन मंत्रालय के। उन्होंने मानहानि के लिए 11 करोड़ रुपए के हर्जाने की भी मांग की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा पर सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले पर युवाओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया था। मेटा ने बाद में इसे तकनीकी गलती बताते हुए बहाल कर दिया था और कहा था कि एआई आधारित ऑटोमेटेड कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम की वजह से यह त्रुटि हुई। हालांकि सरकार ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की संसदीय समिति ने मेटा के सीईओ को मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने का अल्टीमेटम दे दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया जाना लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति गंभीर लापरवाही है। समिति ने चेतावनी भी दी है कि यदि मेटा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता और माफी नहीं मांगता तो आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा वापस लेने पर भी विचार किया जा सकता है। समिति ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने का रास्ता भी खुल सकता है। पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया वो इंटरमीडियरी का काम नहीं है, वो पब्लिशर का काम है। और इस नाते जकरबर्ग को जो है 3 दिन के अंदर माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है हमने, जिसका कि वो गलत फायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर खत्म कर देंगे। अब जितने गाली गलौज मार पीट उल्टे सीधे चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ आती है वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो एफआईआर करेंगे, पूरे देश भर में एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद सभी सलाखों के परसीमन बिल को लेकर दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 15 अगस्त के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है और बताया जा रहा है कि यह सत्र 16 से 18 अगस्त के बीच आयोजित हो सकता है। इसी मुद्दे पर संसद में आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच लंबी बातचीत हुई। सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों से भी संपर्क कर रही है ताकि परसीमन बिल पर व्यापक सहमति बनाई जा सके और संसद में जारी गतिरोध खत्म हो सके। सूत्रों के अनुसार सरकार अगले सप्ताह संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पेश कर सकती है। हालांकि विशेष सत्र की तारीख और एजेंडा अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वह परसीमन बिल का विरोध करेगी। सरकार का प्रस्ताव है कि संविधान संशोधन के बाद लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 850 की जाएं, जिससे महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सरकारी स्कूलों के मिड डे मील को लेकर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बच्चों को पानी जैसे सब्जी और जली हुई रोटियां परोसी जाती दिखी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत बड़ा एक्शन लिया। यह मामला महमूदाबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय चंगापुर का है। वीडियो सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। जांच में शिकायत सही मिलने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया, जबकि रसोइया पर भी कार्रवाई की गई। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अब अधिकारी नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील की गुणवत्ता भी जांचेंगे। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की भोजन की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिड डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, लेकिन इस घटना ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होने दी जाएगी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के भीतर अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिना नाम लिए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव पर तीखा हमला बोला और कहा कि जब तुम्हारी राजनीति में पैदाइशी भी नहीं हुई थी तब से मैं राजनीति कर रहा हूं। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तेजस्वी यादव के नाम का इस्तेमाल कर अपना फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सामने वाले की पूरी सच्चाई सार्वजनिक कर दी तो वह मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने हैसियत में रहने की नसीहत भी दी है। दरअसल एक दिन पहले भाई वीरेंद्र ने कहा था कि तेजस्वी यादव के आसपास से चमचों को हटाया जाना चाहिए।
इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने सवाल उठाया था और भाई वीरेंद्र ने पार्टी के लिए आखिर किया ही क्या है, ऐसा कहा था। इसी के बाद दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी और भी तेज हो गई। आरजेडी के भीतर बढ़ती यह जुबानी जंग ऐसे समय सामने आई है जब पार्टी आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर सक्रिय है। ऐसे में अंदरूनी विवाद विपक्षी राजनीति पर भी असर डाल सकता है। खामोश, भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश। कर्नाटक के यादगीर जिले से एक दर्दनाक औद्योगिक हादसे की खबर सामने आई है। कोडचेर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी लैब फैक्ट्री में संदिग्ध केमिकल लीक होने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में लगे केमिकल स्क्रबर से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद पूरे परिसर में खतरनाक धुआं फैल गया। आशंका है कि जहरीली गैस सांस के जरिए शरीर में जाने से मजदूरों का दम घुट गया और पुलिस का कहना है कि पहली नजर में यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिसाव प्रतीत हो रहा था। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के प्रवासी श्रमिक बताए जा रहे हैं। एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि दूसरा घायल होश में होने के बावजूद बोल नहीं पा रहा है। घटना के बाद फैक्ट्री का संचालन तत्काल रूप से रोक दिया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और यह जांच की जा रही है कि सुरक्षा मानकों में कहीं लापरवाही तो नहीं बरती गई थी। यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए आने वाले समय में बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.25% से 0.40% तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल पेश किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर एमडीआर लगाने से जुड़ी रोक हटाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इसे लागू करने पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार के मुताबिक यह शुल्क केवल व्यापारियों को किए जाने वाले 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति के सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन और छोटे भुगतान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे अधिकांश आम उपभोक्ता प्रभावित नहीं होंगे। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है। मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है। डीप फेक और कंटेंट एरर भी कर लिया है स्वीकार। पीएम मोदी वीडियो हटाने पर बवाल पूरे भारत में शुरू था। भारत सरकार ने मेटा को इसी बात पे घेरा भी था। सेफ हार्बर पर सख्त रुख अपनाते हुए माफी मांग ली है। मेटा के मालिक जुकरबर्ग ने डीप फेक कंटेंट पर गलती मानते हुए माफी मांग ली है। आपको बता दें कि इससे पहले मेटा के अधिकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले थे। मेटा को माफी मांगने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था। मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है और कंटेंट एरर भी स्वीकार कर लिया है। गुजरात के सूरत में 30 लाख रुपए से अधिक की चोरी करने वाले कुख्यात स्पाइडर थीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अब्दुल करीम शेख को महाराष्ट्र के मालेगांव से पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गैस पाइपलाइन के सहारे बहुमंजिला इमारत पर चढ़ा और घर में घुसकर लाखों रुपए के सोने के आभूषण और नकदी चोरी कर फरार हो गया था। इस अनोखे तरीके की वजह से उसे स्पाइडर थीफ भी कहा जाता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर पहुंची, जहां पूरे वारदात का क्राइम सीन रिक्रिएट कराया गया। जांच के बाद चोरी का पूरा माल भी बरामद कर लिया गया है, जिसे आरोपी ने चौक बाजार इलाके की झाड़ियों में छिपा कर रखा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि उसने इससे पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया था या नहीं।
हरियाणा के सोनीपत से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक कहानी सामने आई। वृद्धाश्रम में रह रहे 74 वर्षीय कपड़ा व्यापारी शिवचरण रतन गुप्ता ने अपनी बेटियों का इंतजार करते करते अंतिम सांस ले ली, लेकिन उनके निधन के बाद भी तीनों बेटियों में से कोई अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंची। वृद्धाश्रम संचालकों के मुताबिक शिवचरण गुप्ता पिछले 1.5 साल से आश्रम में रह रहे थे। बीमार होने पर बेटियों को कई बार सूचना दी गई, लेकिन किसी ने आने की जरूरत नहीं समझी। निधन के बाद भी बेटियों ने समय न होने की बात कही और अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार कर दिया। बताया गया कि बड़ी बेटी ने ऑनलाइन 5100 रुपये भेजे, कहा कि पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इतना ही नहीं, बेटियों ने वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार देखा और बाद में उसकी रिकॉर्डिंग भेजने की बात भी कही। वृद्धाश्रम ने लोगों के शिवचरण गुप्ता का अंतिम संस्कार कराया और यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि बदलते सामाजिक रिश्तों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या व्यस्त जिंदगी में माता पिता के लिए भी समय नहीं बचा है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।